हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा है जिसमें कि बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे वो काम करता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल लेकर और काफ़ी डिटेल में उसको समझा था। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पहले लेंगे और उससे रिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस इससे भी बन जाते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है। ठीक है, तो जो 2-3 एक्टिविटी दी गई है ना, वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही दिए गए हैं। मैं उन्हीं को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इस टॉपिक पे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी जब इस तरीके के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, तो इस टॉपिक का एक छोटा सा नाम होता है कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के रिफ्रैक्शन से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, किस किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स पे और हमारे डेली लाइफ पे, उसी के बारे में बात है। देखिए, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक पेंसिल है जो कि पार्शियली इमर्ज्ड है वाटर में, तो वो हमें appears to be bent at the water surface। क्या मतलब है इसका, पूरा डायग्राम बना के समझते हैं और इसका रीजन भी समझते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छे से हम लोग समझते हैं इस बात को, बहुत अच्छे से आप लोग भी इसका डायग्राम बनाइएगा। पहले देखते जाइए। ये आपका पेंसिल रखा है एक बीकर में, इस बीकर में पानी है। अच्छा, मैं कह रहा हूं पानी अभी नहीं है, तो पानी नहीं है तो पेंसिल पूरा हमें सीधा दिखाई देगा, कहीं पे ना कटा ना कहीं पे टेढ़ा मेरा कुछ नहीं, पेंसिल सीधा है तो सीधा दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं पार्शियली, मतलब कि इस पेंसिल को आधा हम लोग डुबा देते हैं। वहीं लिखा है कि अब पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, आधे पेंसिल को अब हमने पानी में डुबा दिया। ये हमारा वाटर है और ऊपर हमारा एयर है ही। ओके, ये बात समझ में आ गई। और मान के चलिए हम यहां पे बैठे हैं, यहां से हम चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमारी आंखें जो हैं वो यहां पे हैं, ये प्यारी प्यारी आंखें यहां पे है। यहां से हम चीजों को देख रहे हैं, यहां से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो जब हम यहां से देखेंगे तो पहले पानी डालने से पहले हम क्या देख रहे थे कि पेंसिल पूरा सीधा था, लेकिन अब जब पानी डाल दिया तब अब हमें पेंसिल सीधा नहीं दिखाई देगा। अब कैसे दिखाई देगा जरा ध्यान से देखिए, और क्यों दिखाई देगा वो भी समझिए। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट की रेज इसके ऊपर गिरती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। ये हमारी आंख है, हमारी आंखों में आती है, इस कारण से हमें ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यानी कि ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आंखों में आती है तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब वो कहां से रेज आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ये तो दूसरी कहानी है। हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आंख में आएगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो मान के चलिए ये पॉइंट हम बोल देते हैं कि ये ओ है, इस ओ पॉइंट को हम देखना चाहते हैं, अपनी आंखों से इस ओ पॉइंट को देखना चाहते हैं। तो इस ओ पॉइंट से देखना चाहते हैं तो ओ पॉइंट से रेज हमारी आंखों में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से दो रेज लेकर चलते हैं। हम लोग यहां से दो रेज लेकर चलते हैं। अब जब तक हम पानी के अंदर थे, जब तक हम पानी के अंदर थे तब तक तो ये रेज सीधी चलेगी। ठीक है, क्योंकि एक मीडियम में चल रही है, वाटर के मीडियम में चल रही है लाइट की रेज। लेकिन अब चूंकि मीडियम चेंज होने वाला है, अब हम लोग वाटर से एयर में जाने वाले हैं। अब हम लोग वाटर से कहां जाने वाले हैं, एयर में जाने वाले हैं। तो यानी कि यहां पर अब लाइट बेंड हो जाएगी। और कैसे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी लाइट, ये डेंसर मीडियम है, अरे ये डेंसर मीडियम है ना पानी, और एयर जो है सो रेयर मीडियम है। तो जब हम लोग डेंसर से रेयर में जाते हैं
जब हम लोग डेंसर से रेयर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर भाग जाते हैं, यानी कि हमारी अब लाइट रेज यहां से ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जाना ऐसे चाहिए था लेकिन चली जाएगी ऐसे, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन चली जाएगी कुछ ऐसे और हमारी आंखों में गिर जाएगी। अब हमारी आंखों को क्या दिखेगा? ये पॉइंट O दिखेगा। तो क्या ये पॉइंट O यहां पे दिखेगा क्या? नहीं, अब ये पॉइंट O यहां पे नहीं दिखेगा। यही सबसे मेन बात है। कहां दिखेगा ये जो लाइट हमारी आंखों में आई है, इसी लाइट को पीछे लेकर जाओ, क्योंकि हमें तो ये वाली लाइट दिखाई दे रही है ना भाई। हमें कौन सी लाइट दिखाई दे रही है? ये वाली लाइट हमें दिखाई दे रही है, ये वाली लाइट हमारी आंखों में आ रही है। तो इसी को जब पीछे लेकर जाओगे तो ये एक पॉइंट पे जाकर मीट करेगी, जिसका नाम होगा, ये O का इमेज यहां बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको कि मैं O' बोल देता हूं। क्या बात समझ में आई? तो ये वाला O यहां दिखाई देगा, यानी कि पेंसिल जो है ये O पॉइंट यहां दिखाई देगा, यानी कि जाहिर सी बात है पेंसिल जो है वो कुछ इस तरीके से यहां से टेढ़ा हमें दिखाई देगा ऐसे। इस बाउंड्री के बाद हमें ये पेंसिल थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। बात समझ में आई? ये यहां पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, O का O' वर्चुअल इमेज बन जाएगा। देखिए वास्तव में O पॉइंट हमारा इस पेंसिल का सबसे निचला हिस्सा है, लेकिन पानी में जब लाइट रेज गई और एयर में फिर से गई तो रेज बेंड हो गई, नॉर्मल से दूर भाग गई। और जब नॉर्मल से दूर भाग गई और जब उस रेज को हम पीछे लेकर जाएंगे तो ये यहां पे मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि हमें इस O का जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो यहां O' पे बनेगा, यहां पे बनेगा, यानी कि हमें ये पेंसिल इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए मैं एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये जो पेंसिल है ना, ये आपका पानी है, तो पेंसिल यहां तक तो सीधी दिखाई देगी, लेकिन यहां के बाद क्या होगा, ये दिखाई तो ऐसे देना चाहिए था कि ऐसे सीधा, लेकिन ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, टेढ़ा दिखाई देगी हमें। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमें पेंसिल दिखाई देगी। कहां से टेढ़ी दिखाई देगी? इस बाउंड्री से। ये जो पानी और एयर का जो बाउंड्री है वहां से हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। इतनी बात मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए। तो पेंसिल कहां तक था? पेंसिल यहां तक था, मतलब कि रियल में पेंसिल की लंबाई यहां तक थी, लेकिन अब हमें पेंसिल मात्र यहीं तक दिखाई दे रही है। ठीक है ना? यानी रियल में तो इसकी गहराई पेंसिल की इतनी है, इसलिए इसको बोला जाता है रियल डेप्थ। इसको क्या बोला जाता है? रियल डेप्थ। ओके। और चूंकि अब रिफ्रैक्शन के कारण हमें यह पॉइंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, तो इसे बोला जाता है एपरेंट डेप्थ। इसे क्या बोला जाता है? एपरेंट डेप्थ। मतलब कि रियल में तो यहां तक है, O तक है, लेकिन हमें एपरेंट वर्चुअली हमें O' तक ही दिखाई दे रही है। तो रियल डेप्थ ज्यादा होगा लेकिन एपरेंट डेप्थ कम होगा। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि अगर रियल डेप्थ Y है और एपरेंट डेप्थ X है तो जाहिर सी बात है कि Y ग्रेटर देन X होगा। क्लियर? Y क्या होगा? ग्रेटर देन X होगा। ये बात मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि रिफ्रैक्शन के कारण ये सारी चीजें होती हैं। यही जो होता है सेम यही रीजन है कि अगर हम लोग, ये दूसरा वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में रखेंगे तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, एपियर्स टू बी रेज्ड, मतलब ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि मान के चलिए ये बीकर है और इस बीकर में पानी है और हमने पानी के अंदर क्या किया कि एक क्वाइन यहां पे रख दिया, एक छोटा सा क्वाइन रख दिया या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहां से जो रेज जाएगी, यहां से मान के चलिए हम 2 रेज लेकर जा रहे हैं, ये आपकी बाउंड्री है।
यहां से हम लोग ऐसा करते हैं, 2 रेज लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, यहां से दूर भागेगी फिर से, और इधर की तरफ ऐसे चली जाएगी, और यहां पे मान के चलिए हमारा आंख लगा हुआ है, तो हम यहां से देख रहे हैं चीजों को। तो ये रेज जानी तो कहीं और चाहिए थी, लेकिन चूंकि बाउंड्री पे ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया, वाटर से अब एयर में जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और इसको जब पीछे लेकर जाएंगे तो ये हमें कहीं यहां पे मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि अब क्वाइन जो है वो हमें यहां दिखाई देगा, ठीक है। क्वाइन हमें यहां दिखाई देगा, तो यानी कि रियल डेप्थ तो क्वाइन की ये है, रियल डेप्थ क्वाइन की ये है, लेकिन हमें एपरेंट डेप्थ इतना ही दिखाई देगा, एपरेंट डेप्थ हमें इतना ही दिखाई देगा। रीजन आपके सामने है, यानी कि हमें क्वाइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, हमें क्वाइन क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्वाइन जितनी गहराई में होगा, मान के चलिए वो 10 सेंटीमीटर गहराई में होगा, तो हमें ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि वो 10 सेंटीमीटर पर नहीं है, बल्कि 6-7 सेंटीमीटर पर है या 8 सेंटीमीटर पर है। वो मापन किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई। इसी कारण से एक ये भी रीजन है कि जितनी, मान के चलिए कोई स्विमिंग पूल है या कोई भी गहरी खाई है, वो गहरी खाई या स्विमिंग पूल हमें जितनी वो गहरी होती है ना, उससे कम दिखाई देती है। क्यों? यही रीजन है। देखिए, मैंने ये तीसरा एग्जांपल भी लिया है कि अ पूल ऑफ वाटर एपियर्स टू बी लेस डीप देन इट ऑलवेज एक्चुअली इज। जितना एक्चुअली में वो डीप होता है, उससे कम दिखाई देता है। कैसे, समझिए बात को। ये मान के चलिए पूल है आपका, पूल है, पूल की गहराई यहां तक है ना। तो क्या होगा कि यहां से जो भी रेज निकलेगी, हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं कि ये जो स्विमिंग पूल है ये कितना गहरा है, हम इसमें नहा सकते हैं कि नहीं। तो यहां से ये रेज ऊपर की तरफ आई। अच्छा, तो क्या होगा, ये रेज जो है ऊपर की तरफ जब आएगी, तो आप मुझे बताइए, जाहिर सी बात है ना कि ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन निकल ऐसे जाएगी। फिर यहां पे भी जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन निकल कुछ ऐसे जाएगी, चली जाएगी ना। और रेज ऐसे ही सारी निकलेगी। मान के चलिए ये हमारा आंख है, बड़ी सी आंख है हमारी ठीक है, मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं, तो रेज तो जाहिर सी बात है ना तिरछी भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो जब नॉर्मल से दूर भागेगी, तो हम देख रहे हैं इस रेज को, तो इस रेज को जब हम पीछे लेकर जाएंगे, तो ये रेज तो ऊपर की तरफ ही थोड़ी सी मिल जाएगी। मतलब कि ओ ये रहा, लेकिन वो डैश ये हो जाएगा। यानी कि रियल में पूल की गहराई इतनी है, रियल डेप्थ तो इतनी है, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें मात्र और मात्र इतनी ही गहराई दिखाई देगी। ये एपरेंट डेप्थ हमें इतना ही दिखाई देगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सारा काम जो होता है रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो क्या होता है वहां पे लाइट बेंड हो जाती है। अब रेडर से डेंसर में जाएगा तो दूसरी तरीके से बेंड होगी, और डेंसर से रेडर में जाएगा तो दूसरी तरीके से बेंड होगी। ओके, तो ये 2-3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी थे, मैंने उसको कवर कर दिए। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ कितना होगा ये निकालने का, ठीक है ना। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप जब 12th में पहुंचोगे तो वहां पे आपको कराया जाएगा। ओके, फिलहाल इतना तो समझ में आ गया कि रियल डेप्थ ज्यादा होता है, एपरेंट डेप्थ कम होता है। ओके, और रियल डेप्थ क्या होता है, एपरेंट डेप्थ क्या होता है, ये भी बात समझ में आ गई। बस इतना आपके लिए काफी है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले टॉपिक पे हम लोग अब यहां से शुरू कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते थे ना, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते थे? रिफ्लेक्शन के लॉ कि एक मिरर है, कोई भी मिरर है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लाइट आएगी, टकराएगी और निकल जाएगी, तो ये लॉ को फॉलो करेगी। पहला लॉ होता था कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सब एक प्लेन में होता था। और दूसरा होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर,
ठीक है, तो यहां भी कुछ लॉ हैं, उसी लॉ को फॉलो करते हुए ही रिफ्रैक्शन होगा। कहने का मतलब जब लाइट रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जैसा उसका मन होगा वैसा ही चली जाएगी। कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं, उन नियम को फॉलो करते हुए ही ये अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, क्या नियम है? तो वहीं मैंने लिख रखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉ। दो लॉ को फॉलो करेगी, उसी को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पहला लॉ रिफ्लेक्शन जैसा ही है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे, यहां पर ये शब्द ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टेड रे निकलती है। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये अगर आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो लाइट रे जब इसके ऊपर गिरेगी, इंसिडेंट रे, और यहां से ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सब सेम प्लेन पर होगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2D पे होगा, सिर्फ लंबाई चौड़ाई, इसमें कोई हाइट नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स वाई प्लेन पे ही ये सारा काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे ऊपर से आई और रिफ्रैक्टेड रे जो है सो हमारे सामने से निकल गई। ये होता है 3D, ये होता है दो प्लेन में काम करना, ठीक है ना। लेकिन वन प्लेन का मतलब होता है कि एक जैसे पेपर है आपका, जैसे ये बोर्ड है, तो इसको हम लोग वन प्लेन बोलेंगे। ये बातें मैंने समझा रखी है पहले भी, ये बात आप लोग जानते हो। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपका मान के चलिए ये कोई मीडियम 1 है, जैसे मान लीजिए ये एयर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1, पहला मीडियम एयर है, और दूसरा जो हमारा मीडियम है वो हम मान लेते हैं नीचे वाटर है, ठीक है। तो लाइट रेज इसके ऊपर गिरेगी और ये नॉर्मल हुआ, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन चली कैसे जाएगी? चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो नॉर्मल की तरीके तरफ झुका हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी। तो ये हो गया आपका एंगल आर। ये एंगल क्या हो गया? एंगल आर। तो जो इन दोनों का साइन होगा, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये होता है आपका दूसरा रूल, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, इसका मतलब है कि एक लाइट की ही बात हो रही है, या किसी भी कलर का लाइट लीजिए, क्योंकि हर कलर की लाइट में कुछ चेंजमेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में। ये कह रहे हैं कि एक ही कलर का लाइट लीजिए और ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। और फॉर द गिवन 2 पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि 2 मीडियम के लिए ही आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, मीडियम 1 और मीडियम 2। ऐसा नहीं है कि 3-4 मीडियम आप एक साथ लगा दोगे तो ये सब पे वैलिड होगा। 2 मीडियम के लिए वैलिड होगा, फिर उसके बाद अगले 2 के लिए वैलिड होगा, फिर अगले 2 वैलिड के होगा। 3-4 अगर एक साथ लगा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आर 1 साइन आर 2, इस तरीके से नहीं होगा। 2 मीडियम और सेम लाइट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। और वो क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन, दोनों का साइन कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये 50 डिग्री है, तो साइन 50 डिग्री अपॉन नीचे वाला मान लीजिए 30 डिग्री है, तो साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसी लॉ को, इसी बात को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये जो लॉ है, दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी का एक नया नाम दिया जाता है। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, क्योंकि इसी साइंटिस्ट के द्वारा ये बात बताई गई थी, तो इसीलिए उनके सम्मान में ये बात कही जाती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि यहां पे जितना भी ये एंगल आई होगा,
एंगल आई होगा ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। ओके, अगर 90 हो जाएगा तब तो वो पिछली बार ही हम लोगों ने पढ़ा था पूरा परपेंडिकुलरली निकल जाएगा, और अगर 0 हो गया तब तो कुछ और केस बन जाता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो यानी कि आई जो है ये एंगल ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इस बात को हम लोग अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अब हम लोग आगे। देखिए, मुझे यहां पे आप लोगों को अब बहुत सारी चीजें समझानी होगी, थोड़ा सा पैशन में रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग धीरज बनाए रखिए। 1-2 लेक्चर में ही ये समझ में आएगा, अचानक से समझ में ये सारी चीजें नहीं आएगी। ठीक है, समझते जाइए थोड़ा थोड़ा करके। साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आया, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आया। ठीक है, यानी जब एयर से हम लोग ग्लास में गए थे, एयर से वाटर में गए थे, एयर से जब हम लोग वाटर में गए थे तो यहां पे एंगल आई है, यहां पे एंगल आर है, तो इसी का दोनों का साइन कांस्टेंट आएगा, और इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस कांस्टेंट वैल्यू, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या नाम होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमेशा दो मीडियम के लिए आएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल किया था कि एयर से हम लोग वाटर में गए, मतलब कि मीडियम 1 से हम लोग मीडियम 2 में गए ना, ऐसा हुआ ना, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गए। तो यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होगा सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। फिलहाल तो पहले ये समझिए कि इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। पहले तो यहां तक बात खत्म कर दीजिए। अब सुनिए मेरी दूसरी बात, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो साइन आई और दूसरा साइन आर, जो कि कांस्टेंट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। ओके, तो यानी कि हमेशा इसमें दो मीडियम होगा, एक जिसमें कि इंसिडेंट रे होगा और दूसरा मीडियम जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे होगा। हमेशा दो मीडियम होंगे ना भाई, जैसे एयर में आपका इंसिडेंट रे बना था यहां पे आई और यहां पे आपका रिफ्रैक्टेड रे बना था आर, तो दो मीडियम होगा। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालेंगे तो हमेशा हम लोग ये कहेंगे कि किस मीडियम में निकाल रहे हो और किस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ये भी बताओ। जैसे हम लोग मान के चलिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं जब एयर से लाइट वाटर में आ रही है, तो यानी कि हम लोग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एयर के रिस्पेक्ट में। जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर में इंसिडेंट रे है और ग्लास में रिफ्रैक्टेड रे। तो हमें यह भी बताना होगा कि वो दोनों मीडियम कौन कौन से हैं, वो दोनों मीडियम कौन कौन से हैं, इस बात का जिक्र करना होगा, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे? देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे कुछ, जैसे मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium। मतलब मान के चलिए हमारे पास दो मीडियम है। अब मैं ऊपर को एयर और वाटर नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल रहा हूं कि ऊपर मीडियम 1 है
और नीचे जो है सो मीडियम 2 है। ठीक है, जैसे ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, तो कोई भी हो सकता है। मीडियम 1 एयर के अलावा कुछ और हो सकता है, नीचे भी कुछ हो सकता है। तो ऊपर मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का निकालेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका देखिए, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये 4 तरीके से हम इस बात को लिख सकते हैं। अगर ये चारों में से कोई भी सिंबल लिखा है, इसका मतलब है कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि एंगल आई इंसिडेंट जो है सो मीडियम 1 में है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम 2 में है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख भी देता हूं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज क्या होगा, ये होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये सब के सब बराबर होंगे साइन आई अपॉन साइन आर के, साइन आर के। ये बात ध्यान में रखिएगा। आई क्या है, आई क्या है, वो इंसिडेंट रे का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन मीडियम 1, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये बात याद हो गई होगी कि मीडियम 1 में ये इंसिडेंट रे का और मीडियम 2 में ये रिफ्रैक्टेड रे आर। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो जो ये 1 है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई इन मीडियम 1, और जो ये आर है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2। तो ये है आपका पूरा का पूरा थ्योरी। ओके, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है, अभी मतलब मैंने सिर्फ 5% बताया है, बाकी की कहानी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं। मान के चलिए हम कह रहे हैं कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हम चाहते हैं कि आप हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हम ऐसे चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या इस एयर को ऊपर लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि आपके दिमाग में यह बात चलना चाहिए कि एयर में इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में है, यानी एंगल आई एयर में बन रहा है और एंगल आर ग्लास में बन रहा है। यह बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो यह है, यहां पे शब्द लिख लीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, ये है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, और इसको साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं।
जो I और R बनेगा। इसके ऊपर एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये मैंने जस्ट एज एग्जांपल दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ये क्वेश्चन कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस एक्स। मैंने कोई एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, हम नहीं जानते कि ये सब्सटेंस एक्स क्या है। कह रहे हैं कि एक बीम ऑफ लाइट जो है ये इसके अंदर चली गई, एक्स के अंदर चली गई, तो जाहिर सी बात है एक्स के अंदर जाएगी तो सब्सटेंस एक्स है, तो यानी कि एयर से तो डेंसर होगा ही, तो नॉर्मल की तरफ हम उसका झुकाव कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका ऊपर एयर है, ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। तो कह रहा है कि एक लाइट का बीम जो है वो एयर से सब्सटेंस एक्स में गया। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री, ये जो एंगल आई है ये 72 डिग्री है, और कह रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 40 डिग्री है, ये जो एंगल आर है ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एयर नहीं कहता तो भी हम विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही बताते। ये बात नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि अगर ना दिया गया हो तो हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू ना दिया हो कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट एयर ही मानना है। आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? एयर मानना है। तो अगर ये शब्द ना लिखा होता तो भी हम एयर के कंपेयर में ही मानते। तो हमारे पास आई है, आर है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि साइन 72 डिग्री की वैल्यू 0.95 होती है और साइन 40 डिग्री की वैल्यू 0.642 होती है। क्योंकि ये जनरली बच्चों को पता नहीं होता, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर 30, 35, 45 अगर होगा तो वो गिवन नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। 30, 45 और 60 इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो यानी कि क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर को मैं ए से लिख देता हूं, एयर को ए से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या होगा? साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यानी कि साइन ऑफ 72 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 40 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ 72 डिग्री कितना है? 0.95, और साइन ऑफ 40 डिग्री कितना है? 0.642। इसको जब काट कूट करोगे तो ये आ जाएगा 1.48, यानी कि x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.48। और मन ही मन ख्याल रखना है कि ये कब होगा? जब इंसिडेंट रे एयर में था, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि इंसिडेंट रे एयर में था और एयर से फिर सब्सटेंस एक्स में आया। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर मुझे बहुत सारी बातें करनी है और एक लेक्चर और लगेगा इस पे पूरा समझने में, लेकिन मुझे लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम लोग दो मीडियम की बात करेंगे, एक मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा एंगल आई 1 में होगा और एंगल आर हमारा 2 में होगा, यानी कि रेज 1 से 2 में आ रही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर की बात करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की बात करें, तो इसका मतलब यह है कि एयर से ग्लास में रे आ रही है, मतलब पहले रे एयर में थी और अब रे ग्लास में आ गई। और इस बात का यह मतलब है कि पहले रे वाटर में थी, मतलब हमारा जो इनिशियली रे था वो वाटर में था और अब फाइनली वो ग्लास में आ गई। तो हम लोग अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये इन सारी बातों पर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त होगी।
एक दिन में अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो जाएगी ना। टाइम भी हो गया, 34 मिनट हो गए, 34-35 मिनट हो गए, ठीक है, 35 मिनट का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को समझेंगे, हालांकि दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझेंगे, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये हमारा रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग लेंस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और जय हिंद से पहले ये बोल दूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए फिर बाय, जय हिंद।